है अलग है। अभी चीन का विरोध करना है, इसलिए अमेरिका किसका सपोर्ट कर रहा है वर्तमान में? तो अगर देखें, अगर हम वर्तमान में बात करते हैं, चलो पहले इसको लिख लेते हैं अगले को, हस्तक्षेप की नीति। अब हस्तक्षेप कैसा भी करता है, हर तरह का हस्तक्षेप कर रखा है इसने। राजनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर जैसे कई बार कहता है मैं भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद को लेकर मध्यस्थता कर सकता हूं, के बीच कश्मीर को लेकर, कश्मीर को लेकर, भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर मध्यस्थता कर सकता हूं। अब ये सीधा सीधा हस्तक्षेप है किसमें? भारत और पाकिस्तान की विदेश नीति को लेकर, विदेश नीति कह दें या आंतरिक मामलों में भी कई बार क्या कर देता है, ये हस्तक्षेप कर देता है। ये तो एक एग्जाम्पल है छोटा सा, ठीक है। यानी भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंध हैं, ये दोनों राष्ट्र अपने मुद्दों को द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर या संधि के आधार पर सुलझाने के लिए बाध्य हैं। इन दोनों राष्ट्रों ने आपस में संधि कर रखी है कि हम अपने विवादों को दोनों ही सुलझाएंगे, लेकिन जहां पाकिस्तान को लगता है कि उसका पक्ष कमज़ोर पड़ रहा है, तो ऐसे समय में वो महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका की शरण में चला जाता है। तो वो पहले से ही जाता है, आज नहीं गया, वो पहले से ही जाने की योजना रहती थी, लेकिन पहले और अब में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। आज अमेरिका भारत के पक्ष में है, तो वो कहता है कि जब तक दोनों पक्ष सहमत नहीं होंगे तब तक वो मध्यस्थता नहीं करेगा, लेकिन उसने मध्यस्थता करने के विचार का त्याग नहीं किया। इसका मतलब क्या हो गया कि मध्यस्थता करना चाहता है, यानी हस्तक्षेप कर रहा है हम राजनीतिक स्तर पर, किसके? हमारे मामलों में। तो ये उसका अधिकार नहीं है, लेकिन उसको लगता है, उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि मैं किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति में क्या कर सकता हूँ, हस्तक्षेप कर सकता हूँ। इसके अलावा देखो आप, उसने सैनिक हस्तक्षेप किया कहाँ? अफगानिस्तान में, इराक में सैनिक हस्तक्षेप किया अफगानिस्तान में, जबकि वहाँ उसके सहयोगी, हमने पहले भी बात की है कि ब्रिटेन और अमेरिका नाटो के उस संगठन में मुख्य अधिकारी हैं, यानी ये डिसाइड कर लेते हैं, तो अटैक की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती हैं। तो ब्रिटेन ने मना किया था, या ब्रिटेन ने कहा था अफगानिस्तान में अटैक करने की आवश्यकता नहीं है। इराक में किसी भी तरह के परमाणु शस्त्र या विध्वंसकारी शस्त्र मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी अमेरिका ने वहाँ पर सैनिक कार्रवाई करते हुए मिस्टर सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, और उसे अंततोगत्वा कहाँ लटका दिया गया? फांसी पर लटका दिया गया। यहाँ पर इस तरह का सैनिक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता के बारे में भी कई राष्ट्रों ने उसे मना, क्योंकि बाद में मिले ही नहीं, बाद में वहाँ पर किसी प्रकार के कोई हानिकारक या विध्वंसकारी कोई शस्त्र या अस्त्र शस्त्र मिलने, या वो जो भंडार था जिसकी बात अमेरिका कर रहा था, या जिस डर से हमें डरा रहा था, या अन्य राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की थी उसने, वो मुद्दा वहाँ पर मिला ही नहीं। इस तरह का सैनिक हस्तक्षेप किसी अन्य राष्ट्र में या किसी विकसित राष्ट्र में कर सकता है क्या अमेरिका? कभी नहीं कर सकता, ठीक है। अभी ये सीरिया और सूडान में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो ये सब किस तरह के राष्ट्र हैं? तीसरी दुनिया के राष्ट्र हैं। सैनिक हस्तक्षेप करने की कोशिश करता रहता है अमेरिका। भारत के खिलाफ भी इसने एक बार अपने विमान वाहक जो पोत हैं उनको बांग्लादेश और पाकिस्तान, वो पूर्वी पाकिस्तान के साथ जब भारत का युद्ध हुआ उस समय में भी उसने इस तरह का सैनिक हस्तक्षेप भारत के समय में भी करने का प्रयास किया था। तो ये जो हस्तक्षेप की राजनीति है, ये अमेरिका ज़्यादातर तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के सामने के मामलों में ही अपनाने का प्रयास करता है। वहाँ कुछ भी नहीं है,
वह सिर्फ अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बनी हुई है उसको और मजबूत करने के लिए ऐसे प्रयास करता है, जबकि उसके होने के लिए करने के लिए ये आवश्यक नहीं है। दो राष्ट्र हैं, वियतनाम में भी इस तरह का हस्तक्षेप रहा था उसका, ईरान के मुद्दे पर भी इसी तरह का हस्तक्षेप रहा उसका। अभी ईरान के सर्वोच्च सेना कमांडर को मार दिया उसने कहा कि ये किसी आतंकवादी संगठन, यानी जो ईरान की जो सेना है वह आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने का काम करती है। तो ईरान में ही मिसाइल आक्रमण के द्वारा अमेरिका ने उसके कमांडर की क्या कर दी, हत्या कर दी। विश्व में किसी भी अन्य राष्ट्र ने विरोध करने का साहस नहीं किया, क्योंकि वो कारण ही ऐसा बताता है, जबकि इनडायरेक्टली उसका कारण कुछ और होता है, डायरेक्टली वो कारण कुछ और बताता है। लेकिन वह क्या करता है, वहाँ इस प्रकार से हस्तक्षेप करने का काम करता है। और ये राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक सभी प्रकार का हस्तक्षेप करता है। आर्थिक हस्तक्षेप कैसे करता है कि भारत की जो सब्सिडी है उस सब्सिडी को खत्म करने की बात करता है अमेरिका, जो उसे WTO के माध्यम से जो सब्सिडी भारत जैसे विकासशील या कृषि प्रधान राष्ट्रों को मिल रही है उस सब्सिडी का विरोध करता है अमेरिका। यानी उसका मैटर ही नहीं है, उसको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वह क्या कर रहा है, वहाँ हस्तक्षेप कर रहा है या अपनी पोजीशन बताना चाहता है, या भारत को जो छूट मिल रही है आर्थिक आधार पर उन छूट के लॉजिक को ख़त्म कर रहा है कि नहीं, भारत की अब आवश्यकताएं ऐसी नहीं है, या भारत आज उस पोजीशन में नहीं है कि उसे आर्थिक छूट दी जाए। तो इस तरह की राजनीति अपनाता है। ये भी कैसी है, असहयोगात्मक है सारी। इसकी प्रवृत्ति कैसी हो गई है, शीत युद्ध के समापन के बाद असहयोग की नीति का पालन करना। शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो यहाँ भी क्या कर रहा है, ये तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के साथ असहयोग कर रहा है। आगे चले, जो हमारा अंतिम है, दबाव की राजनीति का प्रयोग करता है। दबाव की राजनीति। अब दबाव आप समझ ही रहे हैं, दबाव शब्द ही अपने आप में इस तरह का शब्द है कि वह किसी भी नेगेटिव काम को करवाने के लिए किसी संबंधित राष्ट्र को क्या करता है, मजबूर करने का काम करता है। कौन, अमेरिका के द्वारा। ठीक है, अब अमेरिका कैसे मजबूर करता है कि आप देखेंगे कि अगर आप अमेरिका की बात मान लेंगे तब तक तो ठीक है, अमेरिका किसी तरह का कोई विरोध नहीं करेगा। अब जो सहयोग आप उसे प्राप्त कर रहे हैं उस सहयोग को क्या करेगा, वह हटा लेगा या कमजोर करने का काम करेगा। देखो अभी किस पर दबाव डाल रहा है वो, मैक्सिको पर। क्योंकि मैक्सिको और अमेरिका के बीच वो क्या बना रहा है, एक दीवार खड़ी कर रहा है। अब ये वहाँ किसी तरह का उसके क्षेत्र में तो नहीं बना रहा है हालांकि, लेकिन वह मैक्सिको पर ये दबाव डाल रहा है कि अमेरिका में आने वाले सबसे ज़्यादा जो शरणार्थी हैं या इल्लीगल रूप से जो अमेरिका में प्रवेश करते हैं जो लोग, उन लोगों में सबसे बड़ी संख्या किसकी है, मैक्सिको के लोगों की। और उनके कारण अमेरिका के रोज़गार और संसाधनों पर दबाव पड़ता है। तो वह क्या कर रहा है, अब वहाँ पर दीवार बना रहा है। और मैक्सिको भी कैसा राष्ट्र है, ये विकसित राष्ट्रों में नहीं आता है। ठीक है, तो अब मैक्सिको पर दबाव बन रहा है कि वह अमेरिका की शर्तों का पालन करे या अमेरिका से संबंध ख़त्म कर ले या अमेरिका के खिलाफ कोई ऐसी कोई कार्यवाही करे जिस प्रकार की अमेरिका कार्यवाही कर रहा है, या फिर वह अपने शरणार्थियों या वहाँ से जाने वाले लोगों पर या जो अमेरिका में इल्लीगल तरीके से प्रवेश कर रहे हैं उन पर दबाव बनाए या उनको रोकने का काम करे। तो इस तरह की बात कर रहा है। अमेरिका भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर, अभी हम जो बात कर रहे थे CTBT के बाद, आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाहता है। अब यहाँ पर आप इस आर्थिक प्रतिबंध को उसमें नहीं रखते हस्तक्षेप में या आर्थिक मुद्दों में या परमाणु या प्रसार में, यहाँ पर प्रतिबंध लगा रहा है क्या करने के लिए, दबाव डालने के लिए। वहाँ तो रोक रहा है, परमाणु परीक्षण ही नहीं करना है आपको, तो
तो नहीं करने तक का जो काम था वो किस में आ गया, परमाणु अप्रसार के लिए काम कर रहा है। ये दबाव बना रहा है, ये दबाव भी किसके काम आएगा, परमाणु परीक्षण को नहीं करे अगला, अगर किसी राष्ट्र को बेनिफिट हो रहे हैं या उसकी अगर वो किसी दूसरे राष्ट्र पर डिपेंड है, ऋण लेकर काम कर रहा है या अमेरिका के द्वारा होने वाले व्यापार पर भी वो निर्भर करता है, तो अमेरिका उस व्यापार को खत्म करके क्या डाल रहा है, उस पर दबाव डाल रहा है। किस तरह का दबाव डाल रहा है कि वह उनकी शर्तों का पालन करे। दबाव क्या है, शर्तों का पालन करने का दबाव डालता है। यानी CTBT पर क्या करते हैं, भारत या जो भी राष्ट्र जिसके ऊपर वो दबाव डालता है, भारत के ऊपर तो दबाव है CTBT पर साइन करने का, कि भारत CTBT पर क्या करे, हस्ताक्षर करे। ऐसा कौन चाह रहा है, अमेरिका चाह रहा है। अमेरिका ऐसा करने के लिए भारत पर क्या डाल रहा है, आर्थिक दबाव डाल रहा है। इस तरह की दबाव की राजनीति है, मैक्सिको पर दबाव। इसके अलावा और देखो आप कैसे कैसे दबाव डालता है। भारत से जो वीजा प्राप्त करते हैं, सबसे ज़्यादा वीजा प्राप्त करने वाले लोग एशियाई हैं। सबसे ज़्यादा वीजा प्राप्त करने वाले जो लोग हैं या जो अमेरिका में जाने वाले लोगों की जो संख्या है उसमें एशियन ज़्यादा रहते हैं। अब उन एशियन लोगों पर क्या डाल रहे हैं, वो दबाव डाल रहे हैं। कैसे डाल रहे हैं कि हम वीज़ा प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या क्या करेंगे, कम करेंगे, या वीज़ा कैसा दिया जाएगा, कम संख्या में दिया जाएगा। कम संख्या में वीज़ा जारी होगा तो ये इनडायरेक्टली किस पर दबाव आएगा, भारत की विदेश नीति पर या भारत की नीति पर क्या पड़ेगा, कम वीज़ा जारी किया जाएगा। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। तो अमेरिका इनडायरेक्टली ये दबाव की राजनीति किसके साथ कर रहा है, एशियन जो राष्ट्र हैं, भारत, पाकिस्तान या अन्य जो राष्ट्र अमेरिका जाने की तैयारी करते हैं, उन राष्ट्रों पर दबाव डालना चाहता है। और दबाव डालने का कारण क्या है, वह अपनी उन शर्तों का पालन करवाना चाहता है जो शर्तें सामान्यतः उन विकासशील या तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को मंजूर नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम देख रहे थे इन कारणों को, और इन कारणों की वजह से अमेरिका और तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं उनके आपसी संबंध क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। और वह जो सहयोग की जो भावना थी शीत युद्ध के दौरान, वह सहयोग की भावना क्या हो चुकी है, वर्तमान में समाप्त हो गई है। यानी वह शीत युद्ध इस तरह से हमारे लिए पॉजिटिव था कि जब वह अमेरिका को सहयोगी राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित कर रहा था, आज वही अमेरिका सहयोगी राष्ट्र की बजाय असहयोग की नीतियां अपना रहा है। और यह संपूर्ण विश्व के जो प्रमुख राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों की जिनकी संख्या भी ज़्यादा है, आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा विकासशील राष्ट्र हैं या अल्प विकसित राष्ट्रों की संख्या ज़्यादा है बजाय विकसित राष्ट्रों के या महाशक्ति राष्ट्रों के। तो ऐसे राष्ट्रों पर दबाव डालने के लिए अमेरिका क्या करता है, इस तरह की ये जो 5-6 हमने बाद वाली जो नीतियाँ पढ़ी हैं, 4-6 से लेकर 10 तक के बीच में, वे सारी असहयोगात्मक नीतियाँ हैं जो कि अमेरिका की वर्तमान विदेश नीति में भी महत्वपूर्ण पार्ट अदा करती हैं। क्योंकि वर्तमान में जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने एक नारा दिया है कि अमेरिका फर्स्ट, और अमेरिका फर्स्ट का मतलब ही हो गया कि अन्य राष्ट्रों के हितों को अमेरिका महत्व नहीं देगा, वह सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों को महत्व देगा। इससे भी तीसरी दुनिया के प्रति जो व्यवहार या जो परिस्थितियां बनने वाली हैं, वो आने वाले समय में और भी कठिन या कठोर हो सकती हैं वर्तमान अमेरिकी नीतियों की तुलना में। अब ठीक है, तो आप ध्यान करें और आप भी अपने आसपास न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहें, तो उनसे भी आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि अमेरिका और तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के संबंध किस तरह से सही हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अब जैसा कि आगे हम चलेंगे और आगे जो हमारा विषय है उसका अध्ययन करने के लिए हमको देखना होगा कि इसमें क्या क्या परिस्थितियां परिवर्तित हो रही है। अब हम देखें कि तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं, ठीक है, अब जरा हम इनकी समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि इन समस्याओं के आधार पर ही ये डिसाइड किया जाएगा कि भविष्य में आने वाले समय में
किस प्रकार ये काम कर पा रहे हैं, या इनके पिछड़ेपन का या इनके कम विकसित होने का या इनके विकसित नहीं हो पाने के पीछे क्या क्या कारण रह रहे हैं, या उन कारणों का किस तरह से समाधान किया जा सकेगा, या भविष्य में कोई समाधान उपलब्ध होगा या नहीं। तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वह इनकी आती है आपसी एकता की। आपसी एकता की समस्या या संगठन की या यूनाइटेड होने की समस्या। जैसा कि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर आपको अपने किसी कार्य को बिना किसी बाधा या समस्या के पूर्ण करना है तो आपको उसके लिए संगठित होना आवश्यक होगा, और जितना आपका संगठन मजबूत होगा उतना ही आपके कार्य के पूरे होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन जैसा कि हमको पता है कि ये जो राष्ट्र हैं, तीसरी दुनिया के राष्ट्र, एक तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, तो संख्या ज़्यादा होने से इनके बिखराव की समस्याएं भी ज़्यादा हो जाती है, यानी इन्हें एक जगह इकट्ठा करना भी अपने आप में बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो उस मुश्किल समय को या उस मुश्किल समय को एकता में बदलने के लिए इन राष्ट्रों के द्वारा जो संगठन बनते हैं उन्हें अत्यधिक मेहनत करनी होती है। यानी जो संगठन जितना छोटा होता है उसमें केंद्रीयता की या संगठन की या एकता की बात उतनी ही मजबूती के साथ दिखाई देती है। पहली समस्या क्या रह गई, इनमें इनकी संख्या ज़्यादा है। संख्या ज़्यादा होने की वजह से इनको नियंत्रित करना मुश्किल काम हो जाता है। कई बार इन्हें नियंत्रित करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। आप देखते हैं कि यूएनओ इतना बड़ा संगठन है, लेकिन यूएनओ में उन सदस्यों का कभी किसी बात पर एक मत होकर मतदान नहीं कर पाते हैं। सुरक्षा परिषद में तो बहुत लंबे समय तक वीटो पावर का दुरुपयोग करने के आरोपी रहे हैं प्रमुख जो महाशक्ति राष्ट्र हैं वे भी, यानी यूनिटी वहाँ भी स्थापित नहीं हो पाती है। अब वहाँ विवाद उन दो ग्रुपों के बीच था, इस वजह से उन छोटी संख्या में जो सदस्य हैं उनमें भी एकता स्थापित करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम बात करें ऐसे राष्ट्रों की जो पहले से ही पीड़ित हैं, विकसित नहीं है, विकासशील अवस्था से गुजर रहे हैं, उनमें भी यूनिटी स्थापित नहीं हो पाती है क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है और उन्हें नियंत्रित करना भी मुश्किल होता है। अब ये विविधता किस किस आधारों पर है, एक तो संख्या बता दी और एक हमने बता दिया संसाधन। यानी किसी राष्ट्र में तो संसाधनों की प्रचुरता है, जैसे सूडान, प्रचुरता नहीं है बल्कि कमी है, ठीक है। और अगर हम कहीं देख ले ब्राज़ील या किसी अन्य राष्ट्र को, वहाँ प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा हैं, या ईरान, इराक, इनको देख लें तो वहाँ भी संसाधन कैसे हैं, ज़्यादा है। अगर हम बात करें अफ्रीका में संसाधन कम है बजाय अन्य महाद्वीपों की तुलना में, तो संसाधनों में भी क्या है, विविधता है, कहीं कम है और कहीं ज़्यादा है। तो उनके आर्थिक हित भी क्या होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं, उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और बढ़ने के कारण वह दूसरे राष्ट्र से या दूसरे देशों से कंपटीशन करने लगते हैं। दूसरी बात जो आती है, इनकी जनसंख्या में भी अत्यधिक परिवर्तन होता है। अब ये परिवर्तन किस किस आधारों पर है, या तो कहीं पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है या कहीं पर जनसंख्या बेहद कम है, या कहीं पर जनसंख्या या जो निवासी हैं या नागरिक हैं उनमें वृद्ध लोगों की संख्या ज़्यादा है और युवाओं की संख्या कम हो जाती है या कम रह जाती है। तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसके अपने बेनिफिट हैं, लेकिन जनसंख्या जितनी वृद्ध और युवाओं की कमी रहेगी, वृद्धों की संख्या ज़्यादा होगी, वह भी एक प्रकार की समस्या के रूप में इन राष्ट्रों के सामने उपस्थित हो जाती है। तो ये जनसंख्या कम या ज़्यादा होना या जनसंख्या वृद्धि दर अचानक से ज़्यादा या कम हो जाना, ये भी इन राष्ट्रों के संसाधनों पर क्या डालते हैं, लोड डाल देते हैं या संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है। यानी संसाधन तो सीमित हैं जैसा कि आपको पता है, लेकिन जनसंख्या निरंतर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या का बढ़ना इन राष्ट्रों के लिए बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आता है। आगे देखें, जो ये समस्या इनकी आपसी एकता को क्या करने लगती है, प्रभावित करती है। संस्कृति में भी परिवर्तन है इनके,
ये संस्कृति में जो चेंजेज हैं, अलग अलग संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं अलग अलग तीसरी दुनिया के राष्ट्र। तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं वो एक कॉमन शब्द है जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जितने भी राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में से जो राष्ट्र विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आते हैं वे सभी राष्ट्र तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के अंतर्गत आते हैं वर्तमान परिस्थितियों में। तो जब वो वर्तमान परिस्थितियों में तीसरी दुनिया के अंतर्गत आते हैं लेकिन उनकी संस्कृति, अब ये जो तीसरी दुनिया नाम का जो शब्द है वो तो उन्हें यूनाइटेड कर रहा है कि सब तीसरी दुनिया में शामिल है, लेकिन वो जो उनकी संस्कृति में जो भिन्नता है या जो संस्कृति में जो उनके थोड़ा अंतर है वह अंतर दोनों राष्ट्र या इन तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को एक दूसरे के निकट आने में बाधा उत्पन्न करता है और इस बाधा के कारण ही इन देशों के आपस में जो संगठन हो सकता था वो संगठन दिखाई नहीं देता है। यहाँ तक कि कई छोटे छोटे संगठनों में के रूप में ये लोग यूनाइटेड होते हैं लेकिन उन संगठनों के आपसी मतभेद भी आपस में टकराते रहते हैं तीसरी दुनिया के ही दोनों राष्ट्र या दोनों ग्रुप, लेकिन वे दोनों ग्रुप आपस में ही एकता स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह का जो विभाजन है संसाधनों के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर और विचारधारा के आधार पर, वह भी इन्हें एक नहीं होने देता है। ऐसे ही राजनीतिक जो नेतृत्व है या राजनीतिक जो विचारधारा है वह भी इन्हें एक नहीं होने देती है। अब मैं इसकी अगर बात करूं तो जैसे मालदीव में अगर एक पार्टी की सरकार बनती है तो वह भारत की सहयोगी पार्टी है। अभी वर्तमान में मोहम्मद जो हैं वहाँ के प्रधानमंत्री, उनकी भारत के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो इन दोनों राष्ट्रों के संबंध हैं वे अभी अच्छे बने रहते हैं। और जैसे ही विरोधी पार्टी जो वर्तमान में विपक्ष में बैठी है, जब वो पार्टी सत्ता पक्ष में आती है तो भारत के साथ उनके संबंध खराब हो जाते हैं। ऐसे पाकिस्तान को ले लें या आप चीन को ले लें, बांग्लादेश को ले लें, बांग्लादेश में भी एक पार्टी भारत समर्थित है और एक पार्टी भारत विरोधी है। तो जब ये राजनीतिक नेतृत्व बदलता है तो वहाँ की विचारधारा में भी परिवर्तन आ जाता है, वहाँ की विदेश नीति में भी परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसा भारत ही नहीं, अन्य जो तीसरी दुनिया के राष्ट्र हैं उनमें भी आपस में इसी प्रकार के संबंध स्थापित होते हैं और इस वजह से वह जो सांस्कृतिक और राजनीतिक आधार पर जो अंतर है वह इन तीसरी दुनिया के विभाजन का कारण बन जाता है। आगे देखिए आप, जातीय जो बहुलता है, जातीय बहुलता के कारण भी इन राष्ट्रों की आपस की एकता काम नहीं कर पाती। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, भारत में जो तमिल हैं, मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाह रहा हूँ, आप उसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिक्कतें कहाँ से क्रिएट हो जाती हैं। भारत में जो तमिल हैं उनकी सरकार बनी हुई है दक्षिण भारत में और उन तमिलों पर श्रीलंका में सैनिक कार्यवाही की जाती है। ठीक है, अब सैनिक कार्यवाही जब तमिलों पर की जाती है तो केंद्र में जो सरकार है उसकी सहयोगी जो पार्टी है वो तमिलों के सहयोग से जीत कर आती है, यानी तमिल समर्थित पार्टी कहाँ है, भारत की केंद्र सरकार में। ठीक है, तमिलों पर अटैक होता है कहाँ, श्रीलंका में। अब वहाँ पर तमिल और सिंगली दोनों जातियाँ हैं अलग अलग, तो तमिल और सिंगली में जब संघर्ष हो रहा है तो तमिलों पर सैनिक कार्यवाही की गई वहाँ की सरकार के द्वारा। तो अब वो जो केंद्र सरकार में तमिलों के समर्थन से बने चुने हुए या जीते हुए जो लोग हैं वो भारत की सरकार पर दबाव बनाते हैं कि वह भारत श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे, यानी वहाँ के भारतीय तमिलों की रक्षा करे। इस तरह का जब दबाव बनाया जाता है तो भारत उन तमिलों की जब मदद करता है तो भारत और श्रीलंका के आपसी संबंधों में भी क्या आ जाती है, कटुता आ जाती है। यानी भारत और श्रीलंका के संबंध जातीय आधार पर क्या हो जाते हैं, तनावपूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसे ही प्रत्येक राष्ट्र में भी शिया सुन्नी, मुसलमानों में शिया सुन्नी का विवाद चलता रहता है। तो जहाँ शिया बहुल में होंगे वो सुन्नी बहुल के राष्ट्रों से उनका विवाद चलेगा। फिलिस्तीन में जाएंगे आप, यहूदी और मुस्लिम्स में भी विवाद चलते रहते हैं, तो वो भी कैसे राष्ट्र हैं, तीसरी दुनिया के राष्ट्र हैं। तो आप देखिए कि इस तरह के जो विवाद हैं, जातीय बहुलता के कारण होने वाले जो विवाद हैं, उनकी संख्या विकासशील राष्ट्रों में या तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में अत्यधिक है। और इस विवाद के कारण जो एकता स्थापित हो सकती थी या होनी चाहिए थी
वह एकता इन राष्ट्रों के मध्य में स्थापित नहीं हो पाती है। ठीक है, आगे देखें आप। और जो बात है, अगर हम चाइना की बात करते हैं तो, या हम मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, मुस्लिम राष्ट्रों की बात करते हैं, तो वह आज भी धार्मिक आधार पर पिछड़े हैं। तो वो जल्दी से, और उनकी संख्या बहुत है एशिया में और अफ्रीका में, मुस्लिम राष्ट्रों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन ये कई राष्ट्र, कुछ राष्ट्रों को छोड़कर ज़्यादातर राष्ट्र क्या है, अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और नई संस्कृति को अडॉप्ट करने में इन्हें दिक्कतें आती हैं या करना नहीं चाहते। तो वे भी बहुत बड़ी संख्या में हैं तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में। तो वो जो पिछड़ापन है या वो जो अप्रासंगिकता जो है, उस अप्रासंगिकता के कारण भी इन राष्ट्रों के आपसी संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है या वो एक मंच पर साथ नहीं आ पाते। आगे देखें आप। अब दूसरी जो समस्या आती है, वो समस्या आती है इनकी ऋणग्रस्तता को लेकर। तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं, वे सक्षम नहीं हैं आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर उनकी क्षमता कम है या उनकी अर्थव्यवस्था जो है वह कमज़ोर है। अब इसका फ़ायदा कौन उठाता है, या फ़ायदा भी नहीं उठाएगा तो इनकी मदद कौन करता है? वही वर्ल्ड बैंक, IMF, ये एशियन बैंक, ये इस तरह के जो इंटरनेशनल जो संस्थान हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, वो इन्हें ऋण उपलब्ध करवाती हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि विकसित राष्ट्रों ने ऐसी नीतियाँ बना रखी हैं कि एक बार ये ऋण के चक्र में आते हैं या उस चक्रव्यूह में फंसते हैं तो ये उस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं निकल पाते हैं? क्योंकि जब इनकी अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत होती तो शायद वे उस ऋण को लेकर चुकाने की क्षमता भी रखते। पहली बात तो इनकी अर्थव्यवस्था खराब है, या इनका जो, अब यहाँ पर सारी समस्या आ जाती है। फिर राजनीतिक नेतृत्व क्षमता या आर्थिक नेतृत्व क्षमता दोनों ही क्या है, खराब है या इतनी मजबूत नहीं होती है। इसका कारण क्या होता है कि इनकी अर्थव्यवस्था क्या है, पिछड़ जाती है, और पिछड़ने के कारण अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। अब जब ये लोन लेते हैं तो उसकी शर्तें इस तरह से, उसकी शर्तें जो हैं वो विकसित राष्ट्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई या विकसित राष्ट्रों को फ़ायदा पहुंचाती हैं। अब जब ऐसा हो रहा है तो जब विकसित राष्ट्रों को फ़ायदा पहुंच रहा है तो वो कहीं ना कहीं इनको कमज़ोर करेगा और ये अपने उस ऋण को चुका नहीं पाते, और ऋण नहीं चुका पाने के कारण इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो पहले से भी ज़्यादा खराब स्थिति में चली जाती है। आप देखिए, विश्व का लगभग 40% लोन, या आप समझ लें मैक्सिमम जो लोन है, क्योंकि ये आंकड़े बदलते रहते हैं, ठीक है, तो ये जो 40% की जब हम बात कर रहे हैं, ये अल्प विकसित राष्ट्रों पर ही व्यय किया जाता है। और आप देखिए ये अपने धन का उपयोग कहाँ कर पाते हैं, इनको ये आवश्यक चीज़ें ही नहीं उपलब्ध हो पाती हैं। ये ऐसी व्यवस्थाओं पर काम करने का काम करते हैं, यानी जो इनकी आवश्यकताएं हैं, न्यूनतम जीवन को चलाने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, ऐसी आवश्यकताओं पर ही इनका ज़्यादातर व्यय हो जाता है। तो फिर इनको फिर आवश्यकता पड़ती है, फिर ये लोन की तरफ चले जाते हैं।
तो ये जो ऋणग्रस्तता नाम की जो समस्या है, ये ऋणग्रस्तता भी इन राष्ट्रों के लिए बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आती है और ये एक बार इस चंगुल में फंसने के बाद अपने आप को स्वतंत्र नहीं करा पाते हैं। अब आप ये ध्यान रखें, विकसित राष्ट्रों पर भी लोन चढ़ा हुआ है, यानी विकसित राष्ट्रों को भी लोन लेना पड़ता है, लेकिन उनके यहाँ उनकी जो विकास दर है या जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी मजबूत होती है कि वो इस ऋण को चुका सकने की कैपेसिटी रखते हैं, या उनके आर्थिक संसाधन इतने अच्छे हैं कि उन्हें किसी चीज़ के लिए कोई परिवर्तन, अपनी नीतियों में किसी तरह का परिवर्तन करने का दबाव नहीं झेलना पड़ता, या फिर उन्हें किसी तरह की कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती। ऐसा मैं कह रहा हूँ, गिरवी रखने का मतलब उन्हें अपने यहाँ किसी तरह या किसी विकसित राष्ट्र को बदले में प्रवेश देने की आवश्यकता नहीं होती, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के दबाव में आने की आवश्यकता इन राष्ट्रों को तो नहीं होती। लेकिन इन राष्ट्रों की क्षमता इतनी मजबूत नहीं होने की वजह से इन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए इनकी शर्तों का पालन करना होता है, और इनकी शर्तों का पालन करने के कारण ये अपनी आवश्यकताओं से बाहर या आवश्यकताओं से उबर ही नहीं पाते हैं। ये हमेशा ज़िंदगी में इन चक्रों में ही पड़े रहते हैं। तो फिर लाभ की बात कहाँ से करेंगे, बेनिफिट की बात कहाँ से सोच सकेंगे? आप समझते हैं इतनी सी बात, जो व्यक्ति इसके चक्कर में पड़ा है वो बेनिफिट नहीं पाएगा। उसकी मेंटलिटी ही इनके चक्कर में होने के कारण वो अंतर्राष्ट्रीय या विकसित जो राष्ट्र हैं उनके समकक्ष खड़ा होने की कैपेसिटी ही प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इसमें भी शिक्षा कैसी है, इनके लिए प्राथमिक शिक्षा ही कई बार मुद्दा बन जाती है। हमारे यहाँ भी अब प्राथमिक शिक्षा को फ्री किया गया, नहीं तो पहले प्राथमिक शिक्षा ही प्राप्त नहीं कर पाते थे। फ्री करने का कारण ही यही है कि इन लोगों को आर्थिक शिक्षा प्राप्त हो पाए, जिन्हें इन्हें शिक्षा प्राप्त हो पाए जिन्हें प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही। जो टेक्निकल एजुकेशन है या हायर एजुकेशन है वहाँ तो समस्याएं और भी ज़्यादा खराब हो जाती हैं। 58% लोग ही पढ़ पाते हैं इन राष्ट्रों में, जो विकासशील राष्ट्र। तो आप देखिए, हमने दूसरी समस्या की बात की ऋणग्रस्तता के बारे में। ऋणग्रस्तता विश्व के सभी राष्ट्रों को प्रभावित कर रखा है इसने, और ये देश अफ्रीका में भी हैं, अफ्रीका महाद्वीप में भी, एशिया में भी हैं, यानी एक जाल बुना हुआ है, और लैटिन अमेरिकन राष्ट्रों में, ये तीसरी दुनिया के राष्ट्र हैं ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि इन राष्ट्रों के द्वारा जो प्रयास किए जाएंगे वो प्रयास अपर्याप्त होंगे। आगे चलते हैं, अगली जो समस्या है, समस्या भी है विशेषता भी है। अब अगर हम बात करते हैं इसके पीछे कारणों के पीछे, ऋणग्रस्तता के पीछे जाएंगे तो वही बात, ये कृषि पर डिपेंड करते हैं, कृषि सिंचाई पर निर्भर करती है, और सिंचाई में कभी कभी बारिश नहीं हो पाती है, तो उसके कारण सिंचाई के इतने अच्छे साधन नहीं हैं, तो उत्पादन गिर जाता है। पीने के पानी का स्तर गिरता जा रहा है, भूमिगत जल का स्तर गिरता जा रहा है, तो उन्हें फिर आवश्यकता पड़ती है, फिर वो लोन लेना पड़ता है उन्हें। आज भी भारत में भी बहुत सारी जल परियोजनाओं में वर्ल्ड बैंक का, एशियन डेवलपमेंट IMF का पैसा लगा हुआ है, सड़क निर्माण में भी ऐसे संस्थानों का पैसा लगा हुआ है। तीसरी जो हमारी समस्या है, ये अपना अत्यधिक धन कहाँ खर्च कर रहे हैं, हथियारों को खरीदने में। हथियारों की जो होड़ है, हथियारों की जो होड़ प्रारंभ हो रही है, वो हथियारों की होड़ भी इनकी गरीबी या इनकी समस्या बनती जा रही है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हथियारों की होड़ से एक तो संसाधनों का व्यय होता है, आर्थिक संसाधनों का क्या हो रहा है, अपव्यय हो रहा है। धन ऐसी जगह लगाया जा रहा है जिसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, एक सीमा से ज़्यादा यानी 10 से 20% धन खर्च होता है। एक तो लगाई गलत जगह रहे, सैनिक मामलों में अत्यधिक मात्रा में लगा रहे हैं, गलत। और दूसरा फिर उस खर्च को भी क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक सीमा से ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। तीसरा, आप उन शस्त्रों का जो मेंटेनेंस है, रख रखाव है,
वह भी साधारण नहीं है, उस पर भी क्या किया जाता है, एक सीमा से ज़्यादा मतलब पहले तो आप व्यय करेंगे, खर्च करने के लिए उस राशि का भुगतान करेंगे, दूसरा फिर उसके रखरखाव के मेंटेनेंस के लिए आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद फिर आप उन संसाधनों का संचालन करने के लिए भी, रखरखाव के साथ क्या है, संचालन, आपको चलाने नहीं आते हैं, आप एकदम से उन्हें चला भी नहीं सकते, तो यहाँ भी आपको किसी और की मदद की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि ये पिछड़े हुए राष्ट्र हैं, टेक्निकली भी पिछड़े हुए हैं, आर्थिक आधार पर भी पिछड़े हैं, राजनीतिक आधार पर भी पिछड़े हैं, बस एक भौगोलिक क्षेत्रफल इनको उपलब्ध करवाया गया है। आपको पता है कि राज्य की जनसंख्या में 4 तत्व आते हैं, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, एक सरकार और संप्रभुता। अब इनके पास प्रैक्टिकली तो 2 ही चीजें होती हैं, जनसंख्या और निश्चित भूभाग। सरकार भी अस्थिर होती है और अस्थिर सरकार के कारण संप्रभुता आने में दिक्कत आती है, या वो जो संप्रभुता प्राप्त है उस संप्रभुता का समुचित उपयोग भी इन राष्ट्रों के द्वारा नहीं किया जाता। अब ये इनके आपसी संबंधों के खराब होने का फायदा विकसित राष्ट्र उठाते हैं और वह इन्हें अधिक से अधिक हथियारों को बेचने के लिए क्या करते हैं, या खरीदने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, और इन तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को उन्होंने सैनिक मार्केट में डेवलप कर लिया है। तो ये खुद इस दौड़ को रोकने का काम नहीं करते हैं, यहाँ पर ये हथियारों की दौड़ को उकसावे की क्रिया मानते हैं, और उस उकसावे के कारण ही यह दूसरे राष्ट्रों को नीचा दिखाने के लिए या उनकी तुलना में अपने सैनिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए अत्यधिक खर्च करते हैं। हालांकि अगर आप देखें तो अब भारत इजराइल जैसे जो देश हैं उन्होंने उत्पादन करना प्रारंभ कर, स्वयं उत्पादन करते हैं, उत्पादन क्षमता बढ़ा ली है। उत्पादन के साथ निर्माण भी लिख दें आप तो ठीक रहेगा, यानी भारत अपना उत्पादन भी कर रहा है और निर्माण भी कर रहा है। अभी कल ही आपको पता है भारत और रूस में एक समझौता हुआ, उसके तहत AK-47 जो राइफल्स हैं उनका जो एडवांस जो स्टेज है या एडवांस वाली जो है वह भारत में ही निर्मित होंगे। 1 लाख के करीब तो हमको कौन देगा, रूस देगा, लेकिन जो शेष लगभग 7 लाख की ज़रूरत है हमको, तो वो जो है बाकी की शेष वो कौन देगा, कहाँ उत्पादित होंगी, भारत में। शेष का उत्पादन कहाँ होगा, भारत में। आज ये पोजीशन है, आप समझ सकते हैं कि आज भारत AK-47 का उत्पादन करने में सक्षम है, नहीं तो पहले आप समझ सकते हैं कि जो मोनोपोली थी, या जो आपको देख सकते हैं, मैं फिर भी आपको बताने वाला था, जो मोनोपोली है वो मोनोपोली क्या है कि रूस की राइफल्स है तो वो कहाँ बनेंगी, रूस में ही उनका निर्माण किया जाएगा, ऐसी इनकी क्या थी, शर्तें होती थी। अब लेकिन धीरे धीरे इनकी मानसिकता में अब परिवर्तन आ रहा है, तो शायद विकसित राष्ट्रों की तुलना में ये विकासशील राष्ट्र अपने हथियारों का निर्माण खुद कर सकेंगे। ऐसा ही भारत ने जो भी अभी वर्तमान में जितने भी सैनिक खरीदारी की है या प्लेन खरीदे हैं, अपाचे हों या ये S-400 हों या AK-47 हों, तो भारत की पहली शर्त यही रहती है कि इनके निर्माण के लिए आगे से स्वयं कार्य करेगा या इनका उत्पादन स्वयं करने का प्रयास करेगा। तो ये शर्तें आ जाती हैं। आज तो कैपेसिटी बढ़ रही है, लेकिन आप देखिए कि 2020 से पहले क्या पोजीशन है कि वहीं से आ रही है, ठीक है। तो वहीं से आने का मतलब ये शर्तें ही ऐसी हैं कि आप हथियार का निर्माण नहीं कर सकते, यानी आप आर्थिक हितों के साथ साथ सैनिक हितों के लिए भी आप किस पर निर्भर करेंगे, इन विकसित राष्ट्रों पर। और ये विकसित राष्ट्रों पर निर्भर होना और अपने सैनिक विवादों को बढ़ाए रखना या बढ़ाते रहना, इस ओर का मुख्य कारण क्या है, विकसित राष्ट्रों
की नीतियां। कैसे? कभी ये गृह युद्ध करा देती हैं, कभी ये तख्ता पलट करा देती हैं, यानी चुनी हुई सरकार को क्या कर देती हैं, बदलवा देती है, या चुनी हुई सरकार के समय ही उस राष्ट्र में क्या हो जाता है, गृह युद्ध की पोजीशन खड़ा कर देती है, या दो राष्ट्रों के आपस के हितों को क्या करती हैं, टकराने का काम करती हैं। तो ऐसे समय में उनको क्या चाहिए, सैनिक शस्त्र चाहिए, या सैनिक सहायता या आधुनिक शस्त्र चाहिए होते हैं। ठीक है, और यह किसके पास है, सिर्फ विकसित राष्ट्रों के पास। और विकसित राष्ट्रों की इस सोच को ध्यान में रखते हुए ही ये इन राष्ट्रों से सहायता लेने के लिए इन पर निर्भर होते हैं और ये अपना मार्केट यहाँ पर डेवलप करते हैं। तो ये हथियारों की जो होड़ है, इस हथियारों की होड़ ने भी तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को समस्याशील बना रखा है, यानी यहाँ पर समस्याओं का उद्भव हो रहा है, समस्याएं समाप्त नहीं की जा रही हैं बल्कि समस्याओं को बढ़ाया जा रहा है। आगे चलें तो आप भी ध्यान रखें, हम भी भारत कितने शस्त्र खरीद रहा है, बहुत ज़्यादा हथियार खरीद रहा है भारत। 6% तो एजुकेशन पे खर्च हो नहीं रहा है भारत सरकार से, और हथियारों पर आए दिन नए नए हथियार हमने क्या कर लिए हैं, जोड़ लिए हैं। हालांकि अभी की परिस्थितियों को देखते हुए तो ठीक लगता है, चाइना है एक तरफ हमारे पाकिस्तान है, तो ऐसे ही प्रत्येक ऐसे पाकिस्तान भी ये सोचता है कि मेरे एक तरफ भारत है और एक तरफ अफगानिस्तान है, तो मुझे भी शस्त्र क्या करने चाहिए, खरीदने चाहिए। ऐसे ही चाइना भी सोचता है कि एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ ये जो ताइवान तो नहीं कहेंगे, उसी का भाग है, एक तरफ जापान है, एक तरफ भारत है, तो मुझे उनसे टकराने के लिए हथियारों का निर्माण उत्पादन करना पड़ता है और खरीदना भी पड़ता है। तो ये जो इन तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की आपस की जो कटुता है, उसने भी इस हथियारों की होड़ को बढ़ाने का काम किया है, और जिसकी वजह से इनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इनकी आर्थिक निर्भरता विकसित राष्ट्रों पर अभी भी बनी हुई है। आगे देखें आप, अब अगला जो बिंदु है वो है विकसित राष्ट्रों में और अल्प विकसित राष्ट्रों में बढ़ता, विकसित व अल्प विकसित राष्ट्रों में, विकसित और अल्प विकसित राष्ट्रों में होने वाला विभाजन। ठीक है, अब देखो ये इनके आपस की फूट का एक और कारण है, या तनाव का, क्योंकि कुछ राष्ट्रों ने तो बहुत अच्छे प्रकार से विकास किया, जैसे मैं कह दूं भारत, ठीक है, और कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने ये विकास नहीं किया। चाइना भारत से भी ऊपर, भारत से भी ज़्यादा विकास किया, भारत ने कम किया, पाकिस्तान ने सबसे कम कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अफ्रीका महाद्वीप में एक इसका नाम सुनाई देता है, बाकी राष्ट्रों का नाम किसी अच्छे काम के लिए सुनाई नहीं देता है। न तो वो आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं उभर रहे हैं, न वो राजनीतिक शक्ति के रूप में नहीं उभरते हैं, न किसी और प्रकार। संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन अब जो ये कैटेगरी बन रही है, आप देखें ये जो राष्ट्र हैं तीसरी दुनिया के, ये अब विश्व में, इस बहुध्रुवीय विश्व में भी अपना स्थान रखते हैं। यानी विकासशील लिखना था मुझे, ठीक है, यहाँ विकासशील और अल्प विकसित जो राष्ट्र हैं, अल्प विकासशील तो नहीं कहेंगे, अब इनमें भी क्या है कि एक अलग तरह का ग्रुप बन गया। विकासशील राष्ट्र अच्छा काम कर रहे हैं, ये विकास कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, सैनिक क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, राजनीतिक स्थिरता लेकर आ रहे हैं अपने यहाँ, तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, इन देश की क्षमताओं पर पड़ रहा है, और ये अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने संसाधनों का अपने राष्ट्र में ही क्या कर पा रहे हैं, खनन भी कर रहे हैं, संशोधन भी कर रहे हैं, उत्पादन में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी इनकी वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन अब जैसे मैं कह रहा हूँ, ये देखिए आप, ये अभी थोड़े दिन पहले यहाँ भी दिक्कतें चल रही थी, जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे में भी क्या चल रही थी, दिक्कतें चल रही हैं, और उन दिक्कतों की वजह से क्या हो रहा है, अफ्रीका महाद्वीप तो लगभग
असफल महाद्वीप मान सकते हैं आप उसको। अत्यधिक राष्ट्र, सबसे पिछड़े या गरीब राष्ट्रों की संख्या निकाली जाएगी तो वो कहाँ निकल के आएगी? अफ्रीका महाद्वीप पे। और अफ्रीका महाद्वीप में सारे लगभग सभी राष्ट्र, सारे ही राष्ट्र क्या हैं? तीसरी दुनिया की कैटेगरी में आते हैं। तो आप देखिए कि इन विकास, अब ये ग्रुप एक, क्या ये साथ साथ चल पाएंगे क्या? या इनमें किसी प्रकार की यूनिटी स्थापित हो पाएगी क्या? विकसित यूनिटी स्थापित नहीं हो पाएगी तो आप समझते हैं कि इनके बीच में भी फूट डलने का काम होगा। अब इसका रिजल्ट किस पर दिख गिरेगा? इनकी संसाधनों के माध्यम से जो ये लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या के साथ भारत की जनसंख्या तो यहाँ बढ़ रही है, यहाँ जो बची हुई है वो भी काम नहीं कर पा रही। ये जो राष्ट्र है ये किस पर डिपेंड करता है? चोरी पर, जहाज़ों को किडनैपिंग करने पर, उनसे जो प्राप्त होती है किडनैपिंग के बदले जो पैसा आता है उसके आधार पर यहाँ के राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था काम कर पाती है। अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन के जहाज़ को किडनैप कर लिया गया था। उसके अलावा और भी कई ऐसे जहाज़ हैं जिनका किडनैप सोमालिया में कर लिया था। आर्थिक सहायता, आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। तो ये जो दो ग्रुप बनते जा रहे हैं, विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्रों के मध्य भी क्या हो रहा है? हालांकि यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं इन तीनों के बीच में क्या हो रहा है? गैप बहुत बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये गैप बढ़ना क्या है? समस्या का कारण बनना। और उससे बड़ा कारण क्या है कि तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में खुद में डिवाइडेशन बढ़ रहा है, तो इनकी यूनिटी पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, आगे चले। इनकी जो समस्या है अगली, वो है कि इन पर अत्यधिक नियंत्रण रखा जाता है। विकसित राष्ट्रों का अत्यधिक नियंत्रण, विकसित राष्ट्रों का अत्यधिक नियंत्रण। अब आप जानते हैं कि आप अगर किसी राष्ट्र, किसी व्यक्ति से किसी प्रकार की मदद लेंगे तो वह व्यक्ति आपको नियंत्रित करने का काम करेगा। न केवल उस आर्थिक क्षेत्र में अपितु सभी क्षेत्रों में वो आपको क्या करेगा? नियंत्रित कर, अपने अनुसार चलाने का प्रयास करता है। नियंत्रित करने का मतलब क्या हो गया? अपने अनुसार आपकी दिशा और दशा तय करने की कोशिश करता है। अगर किसी राष्ट्र ने अमेरिका से आर्थिक मदद ली है तो वह उसे यूएनओ में होने वाले कार्य, वोटिंग में भी अपनी तरफ डाइवर्ट करेगा, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपने अनुसार वक्तव्य या कमिटमेंट करने के लिए वो कमेंट करने के लिए आपको कह सकता है, या फिर अपने शत्रु राष्ट्र के विपक्ष में भी वो आपको कहने के लिए बाध्य करेगा। तो इस तरह की बात जो चल रही है कि पहली बात तो इन विकसित राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर नियंत्रण है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। और इसका नतीजा क्या होता है कि ये जो वर्ल्ड बैंक है, यूरोपीय संघ है, या एडीबी है, या आईएमएफ है, ये सभी राष्ट्र क्या करते हैं कि इन विकसित राष्ट्रों के मामलों में या तो हस्तक्षेप नहीं करते हैं, और या अगर हस्तक्षेप करते हैं तो वह इनके हित की ही बात करेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये जो विकसित राष्ट्र हैं ये किसी भी तरह से अपने इन कैंडिडेटों को बाहर निकलने नहीं देते हैं, और इसका परिणाम क्या रहता है? अब आप इसको नव उपनिवेशवाद भी कह सकते हैं। इनके द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है उसको नव उपनिवेशवाद भी कहा जाता है। आर्थिक साम्राज्यवाद जो था वह अब उसको क्या नाम दे रखा है? नव उपनिवेशवाद। तो ये नव उपनिवेशवाद जो है वो इसी तरह का है कि उसकी आर्थिक रूप से किसी भी राष्ट्र को क्या कर देना? नियंत्रित कर देना, उसको नियंत्रण में लाकर वहाँ के संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, अब आप देखें
हमारे अनुसार जो काम होना था या इसके जो माध्यम बनते हैं वो काम क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वह मल्टीनेशनल कंपनियां वही वापस ये इनके हितों के लिए काम करती है। कहाँ? उस राष्ट्र में भी जहाँ पर इसने क्या दिया है? सहयोग किया है, आर्थिक सहयोग किया है। ठीक है, तो ये कुछ समस्याएं थी जिनके आधार पर, और समस्याएं और भी हैं। देखो आप, मैं बताऊं, एक लास्ट और देख लें जो आपको ध्यान रहे। अब यहाँ पर जो नियंत्रण हो रहा है तो उसके बदले में हम क्या करते हैं? देखो, संसाधनों का अत्यधिक खनन। अब ये भी समस्या है। कैसे? आप देखें, जब हमें लोन चुकाना हो रहा है तो अगर हमें किसी व्यक्ति के काम पर ध्यान देना है, किसी व्यक्ति को हमने लोन दिया है, तो अब वो लोन चुकाने के लिए पहले तो उतना काम करेगा जितनी अपनी आवश्यकताएं उसको पूरी करनी थी। अब अगर उसने कोई एक्स्ट्रा लोन ले लिया है तो अब उस एक्स्ट्रा लोन को चुकाने के लिए क्या करनी पड़ेगी? उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है। अगर वो पहले जितनी मेहनत करेगा तो उसकी अर्निंग भी कितनी रहेगी? पहले जितनी रहेगी। तो जो उसने एक्स्ट्रा जो लोन ले रखा है या जो उसने लोन लिया है उस लोन को वो कभी चुका पाएगा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अब उसको अपनी अर्निंग्स बढ़ानी होंगी, तो अर्निंग्स बढ़ाने के लिए वो जो उसके संसाधन हैं उन संसाधनों पर अत्यधिक भार आ जाएगा। संसाधनों को उससे, उन्हीं संसाधनों, या व्यक्ति वही है, संसाधन वही है, राष्ट्र वही है, या तो अगर मैं कृषि क्षेत्र की बात करूं तो उसे अत्यधिक कृषि करनी पड़ेगी, या जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनको सीमित करना पड़ेगा, या फिर अगर मैं बात कर दूं कि अगर उसके पास कोई खान है तो उस खान में जितना प्रोडक्शन पहले हो रहा था या जितना खनन किया जा रहा था उस खनन की मात्रा को क्या करना पड़ेगा? उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो अत्यधिक खनन करने के कारण या संसाधनों का शोषण जो किया जाएगा वह किसके दबाव में करेगा? वो, या वो जो आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है उसको, उसकी पूर्ति करने के लिए। यानी यहाँ पर भारत में ONGC के अलावा भी ब्रिटिश कंपनियां हैं जो तेल के खनन का काम करती हैं। तेल जो ढूंढा जाता है वो विदेशी कंपनियां ज़्यादा इन्वॉल्व हैं भारत में, ONGC के साथ या उसके बिना भी। तो वो जो करती हैं, खनन कर रही हैं, तो वो खनन कर रही हैं तो उनका प्रॉफिट भी बढ़ता जाता है जितना वो खनन करती हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अत्यधिक खनन होगा तो संसाधनों की कमी किस राष्ट्र में होगी? इन्हीं राष्ट्रों में। और वो जो खनन होगा उसकी कीमत भी तय करेगा कौन? वो राष्ट्र जिसने आर्थिक सहायता की है। यानी उत्पादन बढ़ता है तो भी उस प्रोडक्ट की कीमत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये ध्यान रखें आप। जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतनी ज़्यादा उसकी कीमत कम होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए तो तेल उत्पादक जो राष्ट्र हैं उनको अमेरिका धमकाता रहता है या उनको नियंत्रित करने का काम करता है। उत्पादन ज़्यादा होगा तेल का तो कीमत डाउन होगी और मार्केट में मंदी आने की संभावना हो जाती है। तो एक सीमा तक जाकर वो कीमत कम नहीं करते। दूसरा उदाहरण देखिए आप, अमेरिका में भी तेल मिल के संसाधन हैं, यानी अमेरिका में भी तेल निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका अपने संसाधनों का प्रयोग नहीं करना चाहता। उसने अपने वो तेल के जो सोर्सेज हैं या तेल प्राप्त होने के जो स्थान है या भंडार हैं उनको रिजर्व रखा है। उसका मानना है कि जब ये ईरान, इराक और जो तेल उत्पादक ओपेक ग्रुप के जो सदस्य हैं इनका जब ख़त्म हो जाएगा तब मैं अपना उत्पादन करूँगा, तब मैं अपनी कीमत लगाऊँगा, तब मैं उसका कितनी मात्रा में उत्पादन किया, मतलब सब चीज़ें मैं डिसाइड करूँगा। अभी तो इनको नियंत्रित करता है, इनके संसाधनों का खनन कर रहा है, तो जब वो खाली हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे तब अमेरिका अपने आधार पर या अपने तरीके से उन संसाधनों की कीमत डिसाइड करने की नीति पर काम कर रहा है। तो आप देख लीजिए कि ये अत्यधिक खनन होने के कारण भी क्या है, मार्केट में उनकी प्राइस गिरने की संभावना बन जाती है। यानी काम ज़्यादा करने के बावजूद भी उन्हें अच्छी कीमत नहीं मिल पाएगी और इस वजह से क्या होगा कि वह जो गरीब राष्ट्र है वह हमेशा के लिए क्या बना रहेगा? गरीब बना रहेगा। तो एक कुछ समस्याएं थी, हालांकि और भी हैं, उन्हें हम देखें। इससे बेटर है कि आप इस बात का ध्यान रखें विकसित और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि विकसित राष्ट्र, अभी मैं कह दूं किसी गरीब व्यक्ति की आप समस्याएं गिनी है ये,
अगर आप किसी गरीब व्यक्ति की या कम विकसित व्यक्ति की समस्याएं गिनाने पर आएंगे तो उसके लिए तो एक एक समस्याएं आ जाएगी। गरीब होना ही अपने आप में क्या है, समस्या है। तो ये जो तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं उनमें ज़्यादातर राष्ट्र कैसे हैं, गरीब, अल्प विकसित या पिछड़े हुए राष्ट्रों की गिनती ज़्यादा है या संख्या ज़्यादा है। तो अगर हम उनकी समस्याओं को गिनने पर आएंगे तो बहुत सारी समस्याएं निकल कर सामने आती हैं, ठीक है। लेकिन हमने मुख्य बात क्या ध्यान करी है, एक तो वो अपने संसाधनों को खुद ही समाप्त करने पर लगे हुए हैं। अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है, या वह आपस में ही एकता स्थापित नहीं कर पाते हैं जिस तरह से विकसित राष्ट्रों ने कर रखी है। दूसरी बात, पेटेंट और कॉपीराइट जो हैं उनको समझ में नहीं आते हैं, या फिर वो उनका उस प्रकार से प्रयोग नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार से विकसित राष्ट्र ऐसा कर पाते हैं। यानी दूसरा, कई तकनीकी ज्ञान में भी विकासशील राष्ट्र या कम विकसित जो राष्ट्र हैं वो विकसित राष्ट्रों से पिछड़े हुए हैं। आप भारत का उदाहरण दे सकते हैं। कई बार हम इस मामले में, भारत का सॉफ्टवेयर तो भारत बनाता है, लेकिन कंप्यूटर कहाँ से लाएंगे हम? सॉफ्टवेयर तो भारत बनाता है, लेकिन कंप्यूटर कहाँ से आते हैं? अमेरिका से, भारत में, ठीक है। भारत ऐसी चीज़ों का निर्यात करता है जो ज़्यादा उपयोगी नहीं है या जिनकी कीमत ज़्यादा नहीं है। और भारत बाहर से क्या कौन से प्रोडक्ट लेकर आता है आप जानते हैं, सारे आप खुद भी प्रयोग करते हैं। तो वो एक तरह से हमारी आर्थिक गुलामी का प्रतीक है। जितने भी बड़े ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं वे सभी विदेशी हैं और उनमें से ज़्यादातर कहाँ से आते हैं? अमेरिका से आते हैं। तो इस तरह की हमारी समस्याएं हैं। तकनीकी तौर पर भी हम क्या हैं, उतने सक्षम नहीं है जितना कि विकसित राष्ट्र हैं। और भी देख सकते हैं आप, जो अमीर गरीब की जो गैप है वो विकसित राष्ट्रों की तुलना में विकासशील राष्ट्रों की पॉपुलेशन में ज़्यादा है। भारत में 1% से कम लोगों के पास लगभग, मतलब जो बिलियनियर हैं, अरबपति हैं, वो 1% से भी कम है। अरबपतियों की बात करेंगे, ठीक है। और आप देखिए कि 3% के पास 70% संसाधन है भारत के। 3% लोगों के पास लगभग 90% जो भारत की टोटल संसाधन है उनका 70% उनके पास रहता है। बाकी 97% लोग 30% संसाधनों पर निर्भर कर रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए कई तरह की दिक्कतें हैं, कई तरह की समस्याएं हैं। यानी हमारे खुद के राष्ट्रों में श्रेणियां बन रही हैं और उन जो श्रेणी में ऊपर हैं उन राष्ट्रों के भी अंदर आर्थिक आधार पर 2 ग्रुप तैयार हो जाते हैं। इन कारणों से भी कई बार हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो पाता है। यानी विश्व में इन अमीरों में आर्थिक यूनिटी आ जाती है और वह एक स्तर के अनुसार ही सोचते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट पाने के लिए, ठीक है। अब वह अपने आप में ही समस्या है। आप अपने संसाधनों से, उन सीमित संसाधनों के माध्यम से ही जब आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन करते हैं तो उसका असर निम्न तबके पर पड़ता है जो कि गरीब है, पिछड़ा है ऑलरेडी। तो ऐसा ही जब विश्व के राष्ट्रों का लालच बढ़ता है या प्रॉफिट की इच्छा बढ़ती है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट तीसरी दुनिया के राष्ट्रों पर स्वाभाविक है पड़ेगा, और स्वाभाविक रूप से पड़ेगा तो उसका सॉल्यूशन उनके पास अभी नहीं है। जिन थोड़े बहुत राष्ट्रों के पास है वे भी अन्य समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, सांप्रदायिकता या प्राकृतिक आपदाएं अत्यधिक आती हैं। जैसे जापान है, जापान तो विकसित में आता है वैसे, लेकिन वहाँ पर भूकंप सबसे ज़्यादा आता है। अगर भूकंप नहीं आए तो आप सोचिए कि वह कितना डेवलप हो सकता है आगे, जब आज वो इस प्राकृतिक आपदाओं के समय के बावजूद भी एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है या सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है, तो वो आगे क्या कर सकता है। सिंगापुर, जापान, ये बहुत अच्छे राष्ट्र हैं एशिया में भी, ठीक है। अब हम आगे चर्चा करेंगे सिर्फ वर्तमान में क्या भूमिका है, किन संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, या ऐसे कौन कौन से संगठन हैं। मैंने बताया इनको भी यूनिटी की जरूरत पड़ेगी, तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को भी संगठित होने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो कौन कौन से संगठन हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की क्या भूमिका हो सकती है, उसकी चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो फिर ये हमारा टॉपिक उसके बाद पूरा हो जाएगा।